हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस साहब में। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस प्रीलिम परीक्षा 2022 का सामान्य अध्ययन में जो प्रश्न पूछे गए थे उनको हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति और एम.एल. सिंघवी समिति, पी.के. थोंगन समिति। इसको नियुक्ति वर्ष से मिलान करना है। ठीक है, सुमेलित करना है यानी मिलान करना है। तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 में नियुक्त की गई थी, अशोक मेहता समिति 1977 में और एम.एल. सिंघवी समिति 1986 में, पी.के. थोंगन समिति 1988 में। ठीक है, तो बलवंत राय मेहता समिति 1957 सही है। उसके बाद अशोक मेहता समिति 1977 बिल्कुल सही है। सिंघवी समिति 1986 बिल्कुल सही है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन यानी DDT एक है, क्या है? जैव रासायनिक प्रदूषक है, अजैव अपघटनीय प्रदूषक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है या गैर प्रदूषणकारी या गैर प्रदूषक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अजैव अपघटनीय प्रदूषक यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल पोलूटेंट। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथीन DDT एक अजैव अपघटनीय नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट प्रदूषक है। विश्व में DDT का उत्पादन केवल हिल इंडिया लिमिटेड, जिसे पूर्व में हिंदुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के रूप में जाना जाता था, द्वारा किया जाता है। यह ऐसा प्रदूषक है जो अपघटित नहीं होता है। इस श्रेणी के प्रदूषक में पारा, सीसा आदि को भी रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? 2 सही सुमेलित हैं, 2 सही सुमेलित कहा गया है। केरिया जनजाति किस राज्य में है? उड़ीसा में कह रहा है। कुकी जनजाति उत्तर प्रदेश में कह रहा है। यानत जनजाति राजस्थान में है और पालियान जनजाति तमिलनाडु में है। तो 2 इसमें बिल्कुल सही सुमेलित है, वो पहचानना है हमें कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका हो जाएगा सही आंसर 1 और 4, 1 और 4 यानी केरिया जनजाति उड़ीसा में रहती है और पालियान जनजाति तमिलनाडु में रहती है। 1 और 4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, खेरिया या केरिया ये जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में, बिहार में, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। इतने राज्य में, उड़ीसा राज्य में, बिहार राज्य में, छत्तीसगढ़ राज्य में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में और पश्चिम बंगाल में केरिया जनजाति या खेरिया जनजाति पाई जाती है। खेरिया या केरिया कोई भी कुछ भी लिखा हो, तो ये जनजाति कहाँ कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में। कुकी जनजाति त्रिपुरा, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और नागालैंड यानी पूर्वोत्तर देशों में पाई जाती है कुकी जनजाति। ठीक है, उसके बाद में यानत जनजाति आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होते हैं। यानत जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। पालियान जनजाति तमिलनाडु में होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? लकड़ी, परमाणु ऊर्जा, गोबर या कोयला? तो ये परमाणु ऊर्जा है
ये बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा परमाणु ऊर्जा, क्योंकि बायोमास ऊर्जा का स्रोत ये नहीं है। यही पूछा गया है इसमें, कौन सा नहीं है। जो ईंधन जंतु उत्पाद से अथवा पादप उत्पाद से प्राप्त होते हैं उन्हें बायोमास कहते हैं। जंतु उत्पाद या पादप या पेड़ पौधों से जो प्राप्त होते हैं उन्हें बायोमास कहते हैं। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बायोमास जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होता है तब इसमें से बायोगैस निकलती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा लगभग 75% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सूक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? निम्नलिखित में से किसने चिंतामणि द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ सूक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा? अमीर खुसरो ने, अब्दुल रज्जाक ने, या शिहाबुद्दीन अल उमरी ने, या ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित ग्रंथ सूक्त सप्तती का फारसी में अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी ने रखा था। 14वीं शताब्दी में ख्वाजा जियाउद्दीन नक्शबी भारत में निवास करता था, जो मूलतः फारस का एक चिकित्सक और सूफी संत था। कहाँ का? फारस का एक चिकित्सक और सूफी संत था। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है? भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है प्राकालन समिति, लोक उपक्रम समिति, लोक लेखा समिति, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति भारत सरकार के विनियोग लेखे और उन पर भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती है। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं, जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। जिनमें 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों में से ही की जाती है। समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा सदस्यों में से ही की जाती है तथा परंपरागत रूप से समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल से ही चुना जाता है। ठीक है। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7 है, भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं स्वच्छ जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया है? तमिलनाडु ने, उत्तर प्रदेश ने, या पंजाब ने, या कर्नाटक ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक ने 14 मार्च 2022 को कर्नाटक राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम की स्थापना बेंगलुरु कर्नाटक में की है। क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 है, अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कल्चर बड़ोदरा से कल्चर श्रेणी में कौन जीता ये बताना है। शासन श्रेणी में कौन जीता? इंदौर दिया गया है। सामाजिक पहलू में भोपाल और नगरीय पर्यावरण में तिरुपति दिया गया है। ठीक है,
तो इसका सूची 1 को सूची 2 से सही उत्तर इसको मिलाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2143, 212143, यानी संस्कृत में जीता इंदौर, शासन में बड़ोदरा और सामाजिक पहलू में तिरुपति और नगरीय पर्यावरण में भोपाल। ठीक है, 2143। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही सुमेलन इस प्रकार है। संस्कृत में इंदौर जीता, शासन में बड़ोदरा नगर जीता, सामाजिक पहलू में तिरुपति नगर जीता और नगरीय पर्यावरण में भोपाल नगर विजेता रहा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत के कृषि क्षेत्र में छूटों फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारत में कृषि क्षेत्र में छूटों यानी फार्म सब्सिडी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, भारत में इनपुट सब्सिडी जैसे उर्वरक पर दी जाने वाली अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। दूसरा पॉइंट है, किसानों को बिजली एवं सिंचाई पर दी जाने वाली कटौतियों प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत आती है। तीसरा पॉइंट है, विश्व व्यापार संगठन WTO के कृषि संबंधी प्रावधान प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी की अनुमति देते हैं परंतु अप्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं। चौथा पॉइंट है, भारत में सरकारों द्वारा दी जाने वाली सभी सब्सिडियां अप्रत्यक्ष श्रेणी में आती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन करना है हमें। ठीक है, तो भारत में कृषि क्षेत्र के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए कृषि क्षेत्र में छोटे फार्म सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह दो प्रकार की होती हैं, प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी और अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी। अप्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत सिंचाई, बिजली, खाद, ऋण और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी जाने वाली सब्सिडियां आती हैं। प्रत्यक्ष फार्म सब्सिडी के अंतर्गत ऐसी सब्सिडियां आती हैं जो सीधे किसानों को नगद सहायता के रूप में प्रदान की जाती है, जैसे LPG सिलेंडर पर सब्सिडी आदि में दी जाने वाली सहायता। अतः कथन 1 सत्य है, कथन 2 और कथन 4 असत्य है। कथन पहला जो है 1 सत्य है, कथन 2 और कथन 4 असत्य है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के कृषि संबंधी ग्रीन बॉक्स प्रावधान फार्म सब्सिडी की सीमित मात्रा अनुमति देते हैं परंतु ऐसी किसी प्रत्यक्ष सब्सिडी पर रोक लगाते हैं जो व्यापार को प्रभावित करने वाली हो और यह सरकार द्वारा प्रदान की गई हो तथा इसमें कीमत समर्थन शामिल न हो। WTO के कृषि संबंधी घरेलू समर्थन प्रावधान के अंतर्गत 3 बॉक्स के रंगों नीला, हरा और एम्बर के आधार पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। विकासशील देशों के लिए S&D बॉक्स, डेवलपमेंट बॉक्स के तहत छूट प्राप्त है। अतः कथन 3 असत्य है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है, यानी 1 और 4 को सही माना है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण यानी संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1986 में या 1974 में या 1981 में या 1971 में? तो इसका सही आंसर होगा 1986 में। पर्यावरण के परिरक्षण यानी संरक्षण वर्ष 1986 में भारत सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया। संयुक्त राष्ट्र के मानवीय पर्यावरण सम्मेलन में जो जून 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित किया गया था और जिसमें भारत ने भाग लिया था कि आलोक में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 को पारित किया गया। भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1986 में पारित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? ये करंट अफेयर से सवाल लिया गया उस टाइम का। ठीक है, 2022 का। समिया सुलू हसन, सहले वर्क जेबडे, एलेन जॉनसन या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सामिया सुलू हसन।
सामिया सुलूहु हसन। मार्च 2021 में सामिया सुलूहु हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी। यह तंजानिया की उपराष्ट्रपति थी। अब प्रश्न में अप्रैल 2022 दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। ठीक है। उसके बाद में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता? हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले ऊर्जा के अधिकांश स्रोत संग्रहित सौर ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अंततः सूर्य की ऊर्जा से व्युत्पन्न नहीं होता है? ऑप्शन दिया होगा 4। ऑप्शन क्या है? भूतापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा और बायोमास ऊर्जा। ठीक है। तो इसमें जो नाभिकीय ऊर्जा है ये सौर ऊर्जा से नहीं है। ठीक है। संग्रहित ऊर्जा के स्रोत में नाभिकीय ऊर्जा सम्मिलित नहीं है। शेष विकल्प संग्रहित ऊर्जा से किसी न किसी रूप में संबंधित है। नाभिकीय ऊर्जा परमाणु के नाभिकीय विखंडन अथवा संलयन द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसमें सूर्य की ऊर्जा की भूमिका नहीं होती। बाकी तीनों में सूर्य की ऊर्जा की भूमिका पाई जाती है। भूतापीय ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में और बायोमास ऊर्जा में, तीनों में पाई जाती है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा में सूर्य की ऊर्जा नहीं पाई जाती, कोई भूमिका नहीं दिखाई देती है। ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ओजोन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 30 जनवरी को, 16 सितंबर को, 29 अप्रैल को या 2 अक्टूबर को? तो इसका सही आंसर होगा 16 सितंबर को। 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने संकल्प 49/114 के माध्यम से 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का प्रस्ताव पास किया। 16 सितंबर की तिथि इसलिए चुनी जाती है क्योंकि वर्ष 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था। 16 सितंबर की तिथि इसलिए चुनी गई क्योंकि वर्ष 1987 में इसी दिन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, अनुसूची और विषय दिए गए हैं, उनको सुमेलित करना है। तृतीय अनुसूची में है राज्य विधान परिषदों के स्थानों का आवंटन, बिल्कुल गलत है। ठीक है। तीसरा सही होगा शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। ठीक है। यानी ए का दूसरे से, चतुर्थ का पहले से। 7वीं अनुसूची दी गई है, तो ये 7वीं अनुसूची में है संसद और राज्य विधान मंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की सूची। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 का मिलाएंगे हम 2 से और 2 का 1 से और सी का मिलाएंगे 4 से और डी का 8 से। 8वीं अनुसूची में है भाषाओं के बारे में कहा गया है। यानी 1 का 2 से, एक इसका हो जाएगा 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इसका सही आंसर होगा। ठीक है। निम्नलिखित सूचियां सही सुमेलित हैं। तृतीय अनुसूची है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। चतुर्थ अनुसूची है राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन। राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन। 7वीं अनुसूची में संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों की विषय सूची है। उसके बाद 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर भारत में, या जाफना श्रीलंका में, या हरिद्वार भारत में, या जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में? तो इसका सही आंसर होगा जामनगर भारत में। जामनगर भारत में ये WHO परंपरागत औषध का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी।
19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी। जामनगर गुजरात में आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व के पहले परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित कर रहे हैं। 19 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र की आधारशिला रखी। जामनगर यानी गुजरात में आयुष मंत्रालय और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO विश्व के पहले परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, नीचे दिए गए कथन को एक को अभिकथन ए, दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। 73वां संविधान संशोधन भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। कारण क्या है? 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 73वें संविधान संशोधन ने पंचायतों को अति अपेक्षित संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। अब इसका आंसर बताना है, एक दोनों सही है या दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं या दोनों एक गलत एक सही है। इसका सही आंसर हमें बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दोनों सही हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, अब यहाँ इसका विवरण देखते हैं, डिटेल देखते हैं क्या है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इसलिए 73वां संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। इसलिए 73वां संविधान संशोधन को भारत के स्थानीय शासन के इतिहास में एक आधार स्तंभ के रूप में माना जाता है। क्योंकि ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में था। क्योंकि ग्राम पंचायतों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में था, लेकिन इसका संवैधानिक महत्व नहीं था। अतः कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। व्यक्त दिया गया है और उसका संबंध या संबद्धता क्या है। ठीक है, तो MS स्वामीनाथन किससे संबंधित थे? तो ये वैज्ञानिक थे। क्या थे? हरित क्रांति के वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसके बाद में वर्गीज कुरियन ये क्या थे? तो 1 का 3 मिल गया। ठीक है, 1 का 3 मिल गया। अब यहाँ से हम कूट से पकड़ लेंगे, यही आंसर से हम पकड़ लेंगे। ठीक है, 1 का 3 और 3 किसी में है नहीं, तो यही इस पर टिक हम लगा देंगे। MS स्वामीनाथन हरित क्रांति से संबंधित थे। LK झा आर्थिक प्रशासन सुधार से संबंधित थे। वर्गीज कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित थे। और मोरारजी देसाई बैंकों पर सामाजिक नियंत्रण से संबंध था उनका। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। 3 4 2 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। शक विजय के संदर्भ में सबसे सबल प्रमाण इस नरेश की रजत मुद्राएं हैं। दूसरा पॉइंट है, इन मुद्राओं की तौल लगभग 33 ग्रेन हुआ करती थी। ठीक है, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, केवल
दोनों सही है, केवल दो सही है, ना तो एक सही है ना तो दो सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा तो सॉरी दोनों सही है। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी, दोनों सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपरांत जो रजत सिक्के जारी किए, चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपरांत जो रजत सिक्के जारी किए वह शकों के अनुकरण पर आधारित हैं। ये रजत सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय की शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। इन मुद्राओं का वजन लगभग 30 से 33 ग्रेन तक होता था। कथन एक और कथन दोनों सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय के उपरांत जो रजत सिक्के जारी किए वह शकों के अनुकरण पर आधारित हैं। ये रजत सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय के शक विजय के संदर्भ में सबल प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। इन मुद्राओं का वजन लगभग 30 से 33 ग्रेन तक होता था, अतः कथन एक और कथन दोनों सही है। उष्मागतिकीय यानी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर कौन सा है? उष्मागतिकीय थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? हीरा है, फुलरीन है, ग्रेफाइट है या कोयला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रेफाइट। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। इसे काला सीसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे काला, ग्रेफाइट को काला सीसा भी कहा जाता है। यह ऊष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है। हीरा, फुलरीन और कोयला कार्बन के अपर रूप हैं। हीरा, फुलरीन और कोयला कार्बन के अपर रूप हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। अब भारत के जलप्रपात कहाँ से अवस्थित ही कौन से राज्य में है? दूध सागर कहाँ है? तो दूध सागर आपका गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। ठीक है, अब गोवा में है दूध सागर। ए का 4, अब ए का 4, ये सी और डी कट गया। ठीक है, ए का 4 दोनों में दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन से ऐसे पकड़ेंगे। उसके बाद में दूध सागर गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में है, खंडाधार उड़ीसा में कहाँ है? खंडाधार उड़ीसा में, और पलानी हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, पलानी हिमाचल प्रदेश में। 4 1 2 3 4 बरकाना का कर्नाटक, 4 1 2 3 कंधाधार का उड़ीसा और पलानी का हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, 4 1 2 3 यानी ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। उसके बाद में टी माल्थस ने द माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक पुस्तक सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। टी माल्थस ने द माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत को प्रतिपादित किया जो संबंधित है। किससे संबंधित है? जो संबंधित है निर्धनता से, जनसंख्या से, बेरोजगारी से या अर्थव्यवस्था से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंख्या से। किससे? जनसंख्या से। टी माल्थस ने द माल्थ्यूसियन थ्योरी नामक प्रसिद्ध सिद्धांत जनसंख्या के संदर्भ में प्रतिपादित किया। माल्थस ने अपनी जनसंख्या सिद्धांत में बताया कि जनसंख्या जीवन निर्वाह के साधनों से तीव्र गति से बढ़ती है। जनसंख्या ज्यामिति दर 1 2 4 8 16 से बढ़ती है, जबकि खाद्य सामग्री गणितीय दर 1 2 3 4 से बढ़ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ऑप्शन ए है कंजरवेटिव पार्टी द्वारा लोकतांत्रिक व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। बी है ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। ऑप्शन सी है लेबर पार्टी द्वारा संसदीय व्यवहार के मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। या फिर अमेरिका तथा इंग्लैंड में राजनीतिक दलों को गैर कानूनी फंडिंग से संबंधित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों को
मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है। बोरिस जॉनसन पर कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगा। बोरिस जॉनसन पर कोविड-19 के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के उल्लंघन का आरोप लगा। 40 से अधिक सांसदों ने इस स्कैंडल के आरोप में उनसे इस्तीफा मांगा, जिसकी वजह से उन्हें अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा। जुलाई 2022 में बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री पद त्याग दिया। ठीक है, उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 23 बेसिलस हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा कारक है। बेसिलस हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा कारक है। इन्फ्लुएंजा का छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का, या निमोनिया का, या काली खांसी का। सही आंसर हो जाएगा बी और सी, दोनों को माना गया है यहाँ, निमोनिया का भी और छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर के एक स्वरूप का। ठीक है, बेसिलस हीमोफिलिस एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। यह जीवाणु छोटे बच्चों में मेनिंजाइटिस, मस्तिष्क ज्वर और निमोनिया का कारक हो सकता है। इन्फ्लुएंजा एक विषाणु जनित संक्रमण है जिससे नाक, गला और फेफड़े में संक्रमण हो जाता है। नवजातों में काली खांसी का कारक बर्टेटेला पर्टुसिस जीवाणु होता है। नोट में दिया, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। ठीक है, काली खांसी यहाँ माना गया है, आयोग ने माना है। बाकी सही आंसर इसका हो जाएगा बी और सी। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? 4 ऑप्शन दिए हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और आर्गन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्गन। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि आती हैं। आर्गन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड आदि आती हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? निम्नलिखित में से किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था? ऑपरेशन गंगा के तहत, या ऑपरेशन हिमालय के तहत, या ऑपरेशन यमुना के तहत, या ऑपरेशन गोदावरी के तहत? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया था। फरवरी 2022 में यूक्रेन में रूस की युद्ध गतिविधियां तेज होने के कारण इस युद्धग्रस्त देश में भारतीय नागरिकों को निकालने का प्रयास भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा के माध्यम से किया गया। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? डेयरी किसान, सीमांत किसान, फुटपाथ विक्रेता, या भूमिहीन कृषि श्रमिक? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सीमांत किसान, स्वनिधि योजना, फुटपाथ विक्रेता हो जाएगा यहाँ। ठीक है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो लॉकडाउन में ढील देने के पश्चात पथ विक्रेताओं को अपनी आजीविका और रोजगार दोबारा शुरू करने के लिए किफायती दर पर कार्यशील पूंजीगत ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत लक्षित समूहों में शहरों में फेरी लगाने वाले पथ विक्रेता, जिनमें शहरी इलाकों के आसपास एवं ग्रामीण क्षेत्रों से आए विक्रेता भी शामिल हैं, जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले से वेंडिंग कर रहे थे। इस योजना
में फुटपाथ विक्रेताओं को 10,000 रुपये तक की प्रारंभिक कार्यशील पूंजीगत ऋण की सुविधा प्राप्त होगी। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने पीएम स्वनिधि मार्च 2022 से आगे बढ़ाकर दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह 3 देशों से विभाजित है। यह 3 देशों में विभाजित है। इनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप के द्वारा हुई है। तो क्या सही है? दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित बोर्नियो द्वीप के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोर्नियो। इसका सही आंसर, दोनों बात सही कही गई है। ठीक है, दोनों बात जो है सही है। बोर्नियो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। यह 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। यह 3 देशों इंडोनेशिया, मलेशिया और ब्रुनेई में विभाजित है। प्रशांत महासागर के अन्य द्वीपों की भांति बोर्नियो की उत्पत्ति ज्वालामुखी निक्षेप से हुई है। वर्तमान में इसके साक्ष्य द्वीप देखे जा सकते हैं। वर्तमान में इसके साक्ष्य इस द्वीप में देखे जा सकते हैं। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ए माना है। ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। अधिकारी और कार्य दिया गया है। कौन सा अधिकारी कौन सा काम कार्य करता? तलार चोंगी का संरक्षक, या पटकोल चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी, या सहसा अधिपति रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी, या बलाधीप ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा तलार। तलार किसको कहते हैं? जो रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी होता है। रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी को कहते हैं तलार। पटकोल किसे कहते हैं? ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी। ग्रामीण कर वसूली करने वाला अधिकारी को क्या कहते थे? पटकोल। सहसाधिपति को कहते थे चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी को। चोरी डकैती के मुकदमे के अधिकारी को क्या कहते थे? सहसाधिपति। और बलाधीप को कहते थे, बलाधीप किसे कहते थे? चुंगी का सुरक्षक। चुंगी का सुरक्षक को कहते थे बलाधीप। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत के किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? भारत में किस धार्मिक समूह का सर्वाधिक भाग नगरीय है? जैन, ईसाई, बौद्ध या हिंदू? जैन, ईसाई, बौद्ध या हिंदू? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैन। ठीक है, क्या हो जाएगा? जैन। जनगणना 2011 के अनुसार धार्मिक समुदायों की जनगणना में जैन समुदाय का भारत की जनसंख्या में 0.4% प्रतिनिधित्व है, जिनका सर्वाधिक भाग नगरों में निवास करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट सही उत्तर चुनिए। विधानसभा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष और राज्य कौन से राज्य के विधानसभा नवनिर्वाचित किए गए हैं? कौन से राज्य में? रमेश तावड़कर गोवा में दिया गया है, कुलतार सांधवन को पंजाब में, टी सत्यव्रत को मणिपुर में और रितु खंडारी को उत्तराखंड में। तो ये हमें मिलाना है कौन सा किसका सही है। तो रमेश तावड़कर गोवा में, रमेश तावड़कर कहाँ अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं, नवनिर्वाचित हुए हैं? तो गोवा में। कुलतार संधवान पंजाब में, टी सत्यव्रत मणिपुर में और रितु खंडारी उत्तराखंड में। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, 1, 2, 3, 4। रमेश तावड़कर गोवा में, कुलतार सांधवन पंजाब में और टी सत्यव्रत मणिपुर में, रितु खंडारी उत्तराखंड में। आगे है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए तथा जनसंख्या के आधार पर उन्हें अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। गाजियाबाद, कानपुर, आगरा और लखनऊ। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? पहले
सबसे बड़ा हो जाएगा आपका कानपुर। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल 53 मिलियन प्लस शहर हैं। 53 शहर हैं जो मिलियन प्लस शहर हैं, जिनमें 7 उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के नगरों की संख्या की दृष्टि से अवरोही क्रम, कानपुर सबसे बड़ा। वही हूँ हाँ तो जाओ 60। ठीक है। लखनऊ शहर में है 29,01,474। 29,01,474 जनसंख्या। गाजियाबाद में है 23,58,525 जनसंख्या। ठीक है। और आगरा में है 17,46,467। तो सबसे बड़ा कानपुर, उसके बाद लखनऊ, फिर गाजियाबाद, फिर आगरा। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित है? देव समाज बनारस में है, भारत धर्म महामंडल दिल्ली में है, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में है, राधा स्वामी सत्संग लाहौर में है। ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा, एक सही सुमेलित कहा गया है। ठीक है। तो कौन सा सही सुमेलित है? सी नंबर, सनातन धर्म रक्षणी सभा कलकत्ता में। ठीक है, ये सही है। बाकी इसका सही आंसर होगा भारत धर्म महामंडल का हरिद्वार में, देव समाज का लाहौर में, सनातन धर्म रक्षणी ये कलकत्ता में, बिल्कुल सही था। राधा स्वामी सत्संग ये आगरा में है। ठीक है। निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरण, अर्बनाइजेशन के विचार को विस्तार से बताया है? निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से किसने ग्राम नगरीकरण अर्बनाइजेशन को विचार को विस्तार से बताया है? एस स्पेंसर, योगेंद्र सिंह, जी.एस. घुर्रे, एम.एन. श्रीनिवास। तो इसका सही आंसर होगा एम.एस. घुर्रे। गोविंद सदाशिव घुर्रे, जी.एस. घुर्रे है। ठीक है। गोविंद सदाशिव घुर्रे ने ग्राम नगरीकरण के विचार को विस्तार से बताया। स्वतंत्रता के बाद भारत में समाजशास्त्र की शुरुआत करने वाले पहले व्यक्ति जिन्होंने इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी की स्थापना की और सोशियोलॉजिकल बुलेटिन पत्रिका को शुरू किया। क्वेश्चन नंबर 34 है, नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है? नई दिल्ली के किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय के रूप में परिवर्तित किया गया है? ताल कटोरा स्टेडियम को, या इंडिया हैबिटेट सेंटर को, या तीन मूर्ति भवन को, या विज्ञान भवन को? तो इसका सही आंसर होगा तीन मूर्ति भवन को। 14 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया। यह संग्रहालय तीन मूर्ति भवन परिसर में बनकर तैयार हुआ। तीन मूर्ति भवन पूर्व में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन है, भारत और सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? नई दिल्ली, कोचीन, अहमदाबाद या चेन्नई? तो इसका सही आंसर होगा कोचीन। 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत नहीं अपितु विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। 18 अगस्त 2015 को केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में 12 मेगावाट सोलर प्लांट का उद्घाटन किया। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भारत का नहीं अपितु विश्व का प्रथम सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है।
निम्नलिखित में से कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है? निम्नलिखित में कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? निम्नलिखित में कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? हरियाली है, पानी संसद है, या जल क्रांति है, या उपयुक्त में से कोई नहीं है? तो इसका सही आंसर होगा हरियाली। वर्ष 2003 में हरियाली योजना को वाटरशेड विकास परियोजना के अंतर्गत शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल, सिंचाई, मत्स्य पालन और वनीकरण हेतु जल संरक्षण का कार्य शामिल है। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। जिसका उद्देश्य क्या है? ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। ईश्वर बर्मन, सर बर्मन, जीवित गुप्ता द्वितीय और ईशान वर्मन। ठीक है, ईशान बर्मन को कहा गया जैन प्रस्तर प्रलेख से संबंधित है। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? एक जो है सही सुमेलित नहीं, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख दिया गया है। सर बर्मन गया ताम्रपत्र दिया गया है। जीवित गुप्ता द्वितीय को दैववर्णाक अभिलेख दिया गया है। जीवित गुप्ता को दैववर्णाक अभिलेख से सुमेलित किया गया है। ईशान बर्मन को हरहा पाषाण अभिलेख से सुमेलित किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी जो है सही सुमेलित नहीं है। बी सही सुमेलित नहीं। सर बर्मन असीरगढ़ ताम्रपत्र से सुमेलित है। ठीक है, बी वाला जो है असीरगढ़ ताम्रपत्र से सुमेलित है। ईश्वर बर्मन जौनपुर प्रस्तर अभिलेख से सम्मिलित है, सही है बिल्कुल। ईशान बर्मन हरहा पाषाण अभिलेख से सुमेलित है, ठीक है। जीवित गुप्ता द्वितीय दैववर्णाक अभिलेख से सुमेलित है। गया ताम्रपत्र का संबंध गुप्त राजवंश के समुद्रगुप्त से है। गया ताम्रपत्र का संबंध गुप्त राजवंश के समुद्रगुप्त से है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चयन कीजिए। गोल्डन क्रांति दी गई, एक तरफ क्रांति दी गई है, दूसरी तरफ संबंधित किससे संबंधित है? कौन सी क्रांति किससे संबंधित है? गोल्डन क्रांति, तो ये संबंधित है। गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? तो ये है उर्वरक से। ग्रे संक्रांत पीली क्रांति है तिलहन उत्पादन से। पीली किससे है? तिलहन उत्पादन से। ठीक है, काली, तो उसका सही हो जाएगा डी नंबर 2 4 1 3 2 4 1 3 2 4 1 3। ठीक है, गोल्डन क्रांति हो जाएगा बागवानी एवं शहद से। ग्रे क्रांति हो जाएगा उर्वरक से। पीली क्रांति हो जाएगा तिलहन उत्पादन से। और ब्लैक क्रांति हो जाएगा आपका 2 4 1 मिनट 1 3 2 4 1 3। पीली क्रांति तिलहन से हो जाएगा। ठीक है, पीली क्रांति तिलहन से और काली क्रांति पेट्रोलियम से। गोल्डन क्रांति बागवानी एवं शहद से। ग्रे क्रांति उर्वरक से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम उत्पादन से। कृषि संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्रांतियां हैं जो दी गई हैं। नीली क्रांति मछली उत्पादन से। भूरी क्रांति चमड़ा कोको गैर पारंपरिक उत्पाद से। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन और झींगा उत्पादन से संबंधित है। सिल्वर क्रांति कपास से उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति है जो मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। और रजत क्रांति अंडा उत्पादन या कुक्कुट उत्पादन से संबंधित है। उसके बाद निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में कौन सी हिमालय की पर्वत श्रेणी में अवस्थित है?
कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है? चोवोउ, लाहोत्से, अन्नामलाई, सिरुमलाई। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 1 और 2, चोवोउ और लाहोत्से। चोवोउ पर्वत दुनिया की सबसे ऊंचे पर्वतों में से एक है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 8201 मीटर है। तिब्बती भाषा में चोवोउ का अर्थ है फिरोजा देवी होता है। तिब्बती भाषा में चोवोउ का अर्थ चोजोउ का अर्थ फिरोजा देवी होता है। यह दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट से लगभग 20 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। 20 मील उत्तर पश्चिम में स्थित है। लाहोत्से पर्वत माउंट एवरेस्ट, केटू एवं कंचनजंगा के बाद दुनिया का चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है। यह माउंट एवरेस्ट के दक्षिण में स्थित है तथा चोवोउ और लाहोत्से पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला पश्चिमी घाट में और सिरुमलाई पर्वत श्रृंखला पूर्वी घाट में स्थित है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? रेयान, रूपांतरित स्टार्च, एस्पार्टम, संश्लेषित मधुरक, ऑक्सीटोसिन, हार्मोन, नियोप्रीन, विशिष्ट रबड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए सही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। रेयान, रूपांतरित सेल्यूलोज, एस्पार्टम, संश्लेषित मधुरक, ऑक्सीटोसिन, हार्मोन, नियोप्रीन, विशिष्ट रबड़। रेयान का सही सुमेलित हो जाएगा रूपांतरित सेल्यूलोज, एस्पार्टम का संश्लेषित मधुरक, ऑक्सीटोसिन का हार्मोन और नियोप्रीन का विशिष्ट रबड़। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मुदकी का युद्ध, पोर्टो-नोवो का युद्ध, सकरखेड़ा का युद्ध, बेदारा का युद्ध। तो सबसे पहले कौन सा हुआ, बाद में कौन हुआ, ऐसे इसको सेट करना है। ठीक है। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में हुआ पहले, बेदरा का युद्ध 1759 में हुआ, पोर्टो-नोवो का युद्ध 1781 में हुआ और मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ। ठीक है। सकरखेड़ा का युद्ध 1724 में, बेदरा का युद्ध 1759 में, पोर्टो-नोवो का युद्ध 1781 में और मुदकी का युद्ध 1845 में हुआ। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य 1975 में स्थापित किया गया था? किशनपुर, करतनिया घाट, रायपुर या चंबल? प्रश्न में दिए गए वन्यजीव अभयारण्य का सही स्थापित वर्ष निम्नलिखित है। करतनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य 1975, किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य 1972, चंबल वन्यजीव अभयारण्य 1979। उत्तर प्रदेश में रायपुर नामक कोई वन्यजीव अभयारण्य स्थापित नहीं किया गया, यद्यपि रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1977 में की गई थी। नोट 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, नोट में दिया गया 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करतनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। नोट में दिया गया 31 मई 1976 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा करतनिया घाट आरक्षित वन क्षेत्र को वन्यजीव विहार घोषित किया गया है। उसके बाद प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? फ्रांस में है, जर्मनी में, रूस में या ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जर्मनी में। कहाँ हो जाएगा? जर्मनी में। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। रूर नदी जो पश्चिमी जर्मनी में प्रवाहित होती है के नाम से इस क्षेत्र का नाम रूर पड़ा है। रूर कोयला क्षेत्र जर्मनी में स्थित है। रूर नदी जो पश्चिमी जर्मनी में प्रवाहित होती है
के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रूर पड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राष्ट्रगान का सम्मान करना, प्राकृतिक वातावरण की रक्षा एवं संवर्धन करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना एवं राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों की स्थानों की रक्षा करना। तो इसमें कहा गया कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है, बाकी सभी मौलिक कर्तव्य में दिए गए। सॉरी, यह राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के स्थानों की रक्षा करना ये मौलिक कर्तव्य में नहीं है, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4A के अनुच्छेद 51A में 10 मूल कर्तव्यों का समावेश किया गया, जबकि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को ही सम्मिलित करने का सुझाव दिया। वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य सभी माता पिता का कर्तव्य यह है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा दिलाएं, संविधान में जोड़ा गया। वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा संविधान के अनुच्छेद 49 में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में दी गई है। ठीक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भवन दिया गया है और निर्माणकर्ता का नाम दिया गया है। ठीक है। सुल्तानगढ़ी किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया कह रहा है। जमात खाना मस्जिद किसने बनवाया? तो इल्तुतमिश ने करवाया। लाल महल किसने बनवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। इस सही हमको मिलाना है। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? तो ये बनवाया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब डी का 2 से देख लेते हैं। डी का 2 से, ये दोनों ऑप्शन खत्म हो गया। डी का 2 से यही हो गया इसका सही। 3 4 1 2 3 4 सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश ने बनवाया। लाल महल बलबन ने बनवाया। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया। ठीक है। जमात खाना मस्जिद का निर्माण 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां द्वारा करवाया गया था। इसे खिलजी मस्जिद के नाम से भी जाना जाता है। अनुमति योग्य सौर के स्तर के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही से उत्तर का चयन कीजिए। आवासीय क्षेत्र में 50 dB अनुमानित शोर होना चाहिए। अनुमति योग्य शोर कितना होना चाहिए? 50 dB आवासीय कह रहा है। आवासीय क्षेत्र में। प्रशांत क्षेत्र में 55 dB, औद्योगिक क्षेत्र में 65 dB और कॉमर्शियल व्यापारिक क्षेत्र में 17 dB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवासीय क्षेत्र में 55 dB। ठीक है। आवासीय क्षेत्र में 55 dB, शांत क्षेत्र में 50 dB, औद्योगिक क्षेत्र में 70 dB, व्यापारिक क्षेत्र में 55 dB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 2143 2143 2143। ठीक है। औद्योगिक क्षेत्र का 70 dB और व्यापारिक क्षेत्र का 65 dB हो जाएगा। ठीक है। आवासीय क्षेत्र 55 dB, शांत क्षेत्र 50 dB, औद्योगिक क्षेत्र 70 dB और व्यापारिक क्षेत्र 65 dB। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। पैसिफिक सागर दिया गया है। ठीक है। और अधिकतम गहरा बिंदु पूछा गया है। महासागर दिए गए हैं, 4 महासागर दिए गए हैं और अधिकतम गहरा बिंदु पूछा गया है। प्रशांत महासागर में सुंडा गर्त, आर्कटिक में प्यूर्टो रिको गर्त, हिंद में मोरियाना गर्त और अंध अटलांटिक में मोलाय गर्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। पैसिफिक यानी प्रशांत, आर्कटिक, इंडियन महासागर और अटलांटिक यानी अंध महासागर। इसका सही आंसर होगा आपका
प्रशांत में मोरियाना गर्त सबसे अधिकतम गहरा बिंदु पाया जाएगा। आर्कटिक में मेलाय गर्त, हिंद में सुंडा गर्त और अटलांटिक में प्यूर्टो रिको गर्त पाया जाएगा। ठीक है। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में सबसे ऊपर रहा? भारत, जापान, इंग्लैंड और चीन। कौन सा सही है? विश्व इस्पात संगठन WSO के अनुसार वर्ष 2021 में विश्व के शीर्ष 5 इस्पात उत्पादनकर्ता क्रमशः चीन, भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस है। पारिस्थितिक निकेत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकती है। प्रत्येक प्रजाति का एक अलग स्थान होता है। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। केवल एक सही है, दोनों सही है, केवल दो सही है, ना एक सही है और ना ही दो सही है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सही है। एक और दोनों सही, एक और दो दोनों सही है। पारिस्थितिकी निकेत किसी समुदाय विशेष के अंतर्गत किसी जीव के प्रकार, व्यवसाय तथा जीवन के रूप को निर्दिष्ट करता है। यह एक प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव अपने जीवित रहने के लिए आवश्यक भौतिक, रासायनिक और जैविक कारकों को निरंतर कायम रखता है। यह उन स्थितियों की श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है जो संसाधनों के उपयोग और पारिस्थितिक तंत्र में उसकी कार्यात्मक भूमिका को सहन कर सकता है। प्रत्येक प्रजाति का अलग निकेत होता है। पारिस्थितिक निकेत शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जे ग्रेनेल ने 1917 में किया था। ठीक है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को अभिकथन और दूसरे को कारण कहा गया है। भूमध्यसागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। भूमध्यसागरीय जलवायु के क्षेत्रों में वर्षा शीत ऋतु में होती है। कारण है, गर्मियों में क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भूमध्यसागरीय जलवायु 30 डिग्री से 45 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाई जाती। इसका नाम भूमध्य सागर के नाम पर भूमध्यसागरीय जलवायु पड़ा है। इस जलवायु क्षेत्रों में वर्षा शरद ऋतु में होती है। गर्मियों में यह क्षेत्र शुष्क स्थलीय हवाओं के प्रभाव में रहते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 51 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चुनिए। कुछ पहाड़ियाँ और पर्वत दिया गया है और भारतीय राज्यों की स्थिति बताई गई है। बटेश्वर पहाड़ी हरियाणा में बता रहा है, बेल्लारी श्रृंखला मणिपुर में, चिन श्रृंखला बिहार में और धौसी पहाड़ी कर्नाटक में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 3 4 2 1 3 4 2 1 3 4 2 1, यानी बटेश्वर पहाड़ी बिहार में है, बेल्लारी श्रृंखला कर्नाटक में है और चिन श्रृंखला मणिपुर में है और धौसी पहाड़ी कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, बटेश्वर पहाड़ी भागलपुर बिहार में है, बेल्लारी श्रृंखला कर्नाटक में, चिन श्रृंखला मणिपुर में और धौसी पहाड़ी महेंद्रगढ़ हरियाणा में है। ठीक है साथ, बेल्लारी श्रृंखला प्रश्न में कर्नाटक राज्य से संबंधित है, ऐसा लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक उत्तर कुंजी में बताया गया है, जबकि कर्नाटक में बल्लारी और बेल्लारी गुड्डा श्रृंखला है। क्वेश्चन नंबर 52 है, वर्ष 1985 में गंगा एक्शन प्लान परियोजना प्रारंभ करने का मुख्य उद्देश्य था। गंगा नदी पर केवल नए बांध बनाना। ऑप्शन बी है, नदी के जल को केवल सिंचाई के लिए प्रयोग में लाना, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसके जल को केवल प्रदूषण रहित करना इसका मुख्य उद्देश्य था गंगा एक्शन प्लान परियोजना का। अब देखते हैं इसको डिटेल में। जून 1985 में गंगा कार्य योजना फर्स्ट की शुरुआत की गई थी।
इसके प्रथम चरण का मुख्य उद्देश्य इसके जल को प्रदूषण रहित करना था। अप्रैल 1993 में गंगा कार्य योजना सेकंड को मंजूरी प्रदान की गई। इसमें यमुना, गोमती और दामोदर नदी को शामिल किया गया। वर्ष 1995 में अन्य प्रमुख नदियों को भी शामिल किया गया। वर्ष 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना NRCP की शुरुआत की गई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल और चित्तौड़गढ़। तो सबसे पहले कौन सा युद्ध हुआ उसको हमें सही क्रम से लगाना है। ठीक है, तो पहले हुआ गुजरात का, फिर रणथंभौर, फिर चित्तौड़, फिर वारंगल। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का सही कालानुक्रम निम्नलिखित है। गुजरात 1299 ईस्वी में, रणथंभौर 1301 ईस्वी में और चित्तौड़गढ़ 1303 ईस्वी और वारंगल 1310 ईस्वी। यानी ऑप्शन नंबर सी सही है, 2143। क्वेश्चन नंबर 54 है। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए तथा उन्हें क्रमानुसार जैसा संविधान में उल्लिखित है व्यवस्थित कीजिए। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, मौलिक कर्तव्य, नागरिकता, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो सबसे पहले आएगा संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र। संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, इसको क्रम से लगाना है हमें। ठीक है, तो भाग 1 में आएगा संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र, भाग 2 में आएगा नागरिकता। ठीक है, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिया है। ठीक है, लिखा है इसके व्याख्या में, भारतीय संविधान को 22 भागों और 395 अनुच्छेदों में बांटा गया है। संविधान के भागों का सही सुमेलन निम्नलिखित है। भाग 1 में संघ तथा उसका राज्य क्षेत्र दिया हुआ है, भाग 2 में नागरिकता दी हुई है, भाग 3 में मौलिक अधिकार है, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं और भाग 4A में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर सही अवरोही क्रम से व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। जापान दिया है, रूस दिया है, हांगकांग दिया है और ऑस्ट्रेलिया दिया है। ठीक है, इसको व्यवस्थित करना है। अब ये प्रश्न आंसर क्या कह रहा है। प्रश्न में मानव विकास सूचकांक 2022 के संदर्भ में देशों का अवरोही क्रम पूछा गया है। प्रश्न पूछे जाने तक वर्ष 2022 का HDI संस्करण जारी नहीं हुआ था। जब प्रश्न पूछा गया था 2022 में, तब इसका ये संस्करण जारी नहीं हुआ था। कोविड-19 महामारी के कारण UNDP द्वारा वर्ष 2021 की रिपोर्ट जारी नहीं की गई, ना ही 2022 की जारी की गई और ना ही 2021 की। वर्ष 2020 की HDI के अनुसार अवरोही क्रम हांगकांग चौथे नंबर पर, चौथी रैंक है, ऑस्ट्रेलिया की 8वीं रैंक है और जापान की 19वीं रैंक है, रूस की 52वीं रैंक है। आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी सही माना है। सी सही माना, यानी 3-4-1-2, 3-4-1-2। पहले हांगकांग, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जापान, फिर रूस। ठीक है, 3-4-1-2। क्वेश्चन नंबर 56 है। असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर निम्नलिखित में से किसने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्री, असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने, भारत के सचिव तथा असम एवं मेघालय के पुलिस महानिदेशक ने, या फिर असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने, या भारत के गृह सचिव तथा असम एवं मेघालय के मुख्य सचिव ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
मार्च 2022 में असम तथा मेघालय के बीच अंतर्राज्यीय सीमा विवाद से निपटारे हेतु समझौता हस्ताक्षरित हुआ। इस समझौते को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा ने हस्ताक्षरित किया। 5 दशक पुराने सीमा विवाद का अंत इस समझौते से हो गया। इस समझौते के तहत 12 विवादित क्षेत्रों में से 6 को सुलझाया गया, जिसमें 70% सीमा शामिल है। क्वेश्चन नंबर 57 है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। दूसरा पॉइंट है, इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। अब कूट दिया है, कूट से हमें आंसर देना है। तो कह रहा है केवल एक सही है, केवल दोनों, एक और दोनों सही है, केवल 2 सही है, ना तो एक सही है ना तो 2 सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सही है, एक और दोनों कथन सही है। सितंबर 2014 में मेक इन इंडिया कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य वर्ष 2020 तक विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी जीडीपी में 25% करने की थी। आर्थिक समीक्षा 2021-22 प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्तमान कीमतों पर विनिर्माण क्षेत्र की सकल मूल्यवर्धन में हिस्सेदारी 15.4% है। क्वेश्चन नंबर 58 है, औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। देवराय की लड़ाई, दूसरा है बनारस के पास सूजा की पराजय, तीसरा है सामूगढ़ की लड़ाई, चौथा है धर्मत में विजय। तो इसको काल क्रमानुसार सही लगाना है। औरंगजेब के शासनकाल की निम्नलिखित घटनाओं पर का सही कालानुक्रम घटनाएं और वर्ष दिया है। बनारस के पास सूजा की पराजय फरवरी 1658 में हुई। धर्मत में विजय अप्रैल 1658 में हुई। सामूगढ़ की लड़ाई मई 1658 में हुई। ठीक है। देवराई की लड़ाई अप्रैल 1659 में हुई। आगे है, कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सीनोवैक है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सीनोवैक है मरना mRNA वैक्सीन, गैर प्राकृतिक वायरल वेक्टर, संपूर्ण वायरस का टीका, प्रोटीन उप इकाई। तो सीनोवैक के बारे में पूछ रहा, सीनोवैक क्या है? सीनोवैक संपूर्ण वायरस का टीका है। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सीनोवैक संपूर्ण वायरस का टीका है। सीनोवैक वैक्सीन चीन आधारित फार्मास्यूटिकल्स कंपनी सीनोवैक द्वारा कोविड-19 के लिए विकसित की गई है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नगर इराक में सुन्नी त्रिकोण का भाग नहीं है? बगदाद, रमादी, बसरा या टिकरित। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बसरा। क्या है? बसरा। इराक में अरब के सुन्नी मुसलमानों की सघन बस्ती जो बगदाद, रमादी और टिकरित शहर में है। इराक में अरब के सुन्नी मुसलमानों की सघन बस्ती जो बगदाद, रमादी और टिकरित शहर में है को सम्मिलित रूप से सुन्नी त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। इसमें समारा और फालुजा शहर भी सम्मिलित है, लेकिन बसरा शहर इससे बाहर है। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? निम्नलिखित में से किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता? ऑप्शन है पीवी सिंधु, ऑप्शन बी है ज्वाला गुट्टा, ऑप्शन सी है साइना नेहवाल,
ऑप्शन डी है अश्विनी पोनप्पा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पीवी संधू सही हो जाएगा। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब पीवी सिंधु ने जीता है। पीवी सिंधु ने हमवतन मालविका बंसोड़ को हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 62 है, जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? ऑप्शन ए है 19-20 में, ऑप्शन बी है 2022-23 में, ऑप्शन सी है 2020-21 में, ऑप्शन डी है 2021-22 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अगस्त 2019। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जल जीवन मिशन योजना की घोषणा की गई थी। इसके पूर्व 5 जुलाई 2019 को प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2019-20 में जल जीवन मिशन का उल्लेख किया गया था, जिसका लक्ष्य 2024 तक की सभी ग्रामीण परिवारों को हर घर जल अर्थात पाइपलाइन से जल आपूर्ति करना है। वर्ष 2021-22 के बजट में जल जीवन मिशन शहरी को शुरू किया गया, जिसका लक्ष्य सभी 4378 वैधानिक नगरों को पाइपलाइन से जल आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। नोट, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर डी माना है। 2021 और 22 को माना है, ठीक है, लेकिन सही है 15 अगस्त 2019 को, यानी इसके हिसाब से ऑप्शन ए सही होगा। उसके बाद में है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैव निम्नीकरणीय है? ऊन, प्लास्टिक के कप, एल्युमिनियम फॉइल, कांच की बोतल। जैव निम्नीकरणीय ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक क्रियाओं द्वारा पुनः पृथ्वी में घुल मिल जाते हैं। ऐसे पर्यावरण को कोई क्षति नहीं होती। ऊन एवं जैव निम्नीकरण पदार्थ है। अन्य जैव निम्नीकरण पदार्थ मानव और पशु अवशिष्ट, पादप उत्पाद, लकड़ी, कागज, खाद्य सामग्री आदि, मृत जीवों के अवशेष, अंडे का खोल आदि हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। गदर पार्टी की स्थापना, चिटगांव शस्त्रागार का छापा, बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना, केंद्रीय असेंबली बम कांड। इसको काल क्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1 3 4 2। 1 3 4 2, यानी गदर पार्टी की स्थापना पहले हुई, फिर बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना हुई, फिर केंद्रीय असेंबली बम कांड हुआ, उसके बाद में चिटगांव शस्त्रागार छापा हुआ। ठीक है, गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई। कब हुई? 1913 में हुई। बर्लिन में इंडिया इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में हुई। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंस कमेटी की स्थापना 1916 में हुई। केंद्रीय असेंबली बम कांड 1929 में हुआ। चिटगांव शस्त्रागार छापा 1930 में पड़ा। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 युग्म दिए हुए हैं और कह रहा एक सुमेलित नहीं है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? उत्तराखंड में 70 सीटें हैं विधानसभा की, सही है। ठीक है, गोवा में 40 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं, बिल्कुल सही है। मणिपुर में 62 सीट नहीं है, 60 सीट है। ठीक है, कितनी सीट है? 60 सीट है। गोवा में 40, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और उत्तर प्रदेश में 403 सीट है। ठीक है, तो यहाँ मणिपुर वाला गलत था, यही हमें पकड़ना था। ठीक है, उसके बाद सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? सल्फा ड्रग निम्नलिखित में से किस प्रकार की औषधि है? प्रतिजीवाणु, पीड़ाहारी, ज्वरनाशी या प्रतिरोधी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
प्रतिजीवाणुक। सल्फाट्रक एक प्रतिजीवाणुक एंटीबैक्टीरियल औषधि है। सल्फाट्रक को सल्फोनामाइड भी कहते हैं। इस औषधि का प्रयोग मनुष्यों में जीवाणुक संक्रमण के उपचार में किया जाता है। इस औषधि का प्रयोग मनुष्यों में जीवाणु बैक्टीरियल संक्रमण के उपचार में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? साक्षी बालकृष्णन या सजन प्रकाश या श्री हरि नटराज या संदीप सेजवाल? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सजन प्रकाश। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन यानी डेनमार्क में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के सजन प्रकाश ने स्वर्ण पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 68 है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने निर्धनता की निम्नलिखित श्रेणियों की पहचान की है। कौन सा एक सही है? कौन सा एक सही है? आय निर्धनता, मानव निर्धनता, ए बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए बी दोनों, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी ने निर्धनता की 2 श्रेणियों की पहचान की है। पहली आय निर्धनता, जो जीवन गुणवत्ता की आवश्यकताओं की कमी के कारण बढ़ती है। दूसरी मानव निर्धनता, जो सम्मानपूर्ण जीवन स्तर को जीने से वंचित करने से संबंधित है। वर्ष 1997 में पहली बार यूएनडीपी ने आय निर्धनता से पृथक कर मानव निर्धनता सूचकांक प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है, जो मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा डॉल्फिन डे? तो ये मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। कब मनाया जाएगा? 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे मनाया जाएगा। केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाने की घोषणा की है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की स्थायी समिति की 67वीं बैठक मार्च 2022 की अध्यक्षता में यह घोषणा की। क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित में से किस स्तूप में आर्यक स्तंभ वाले मंच की विशेषताएं मिलती हैं? बोधगया में, घंटसाल में, अमरावती में या नागार्जुनी कोंड में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी और डी को यहाँ सही माना गया है। नागार्जुनी कोंड से लंगहर्स्ट को 9 स्तूपों के ध्वंसावशेष प्राप्त हुए हैं। नागार्जुनी कोंड स्तूप की प्रमुख विशेषता आयकों तथा आर्यकों का निर्माण है। आयक एक विशेष प्रकार का चबूतरा होता था। स्तूप के आधार को आयताकार के रूप से बाहर की ओर चारों दिशाओं में आगे बढ़ाकर बनाया जाता था। अमरावती में आयक स्तंभ वाले स्तूपों की प्राप्ति हुई है। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक मिलता है। लेखों में अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक मिलता है। नोट में दिया है, आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर सी को सही माना है। सी को सही माना यानी अमरावती को सही माना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं। एक को अभिकथन, दूसरे को कारण कहा गया है। पहला अभिकथन है, आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित है, किंतु जनवरी माह में आगरा का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी भागों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। इसमें दोनों सही कहा गया है। आर ए की व्याख्या सही व्याख्या है। ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए आर दोनों सही है परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता। ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है।
आगरा और दार्जिलिंग एक ही अक्षांश पर स्थित हैं, लेकिन ऊंचाई में भिन्नता के कारण जनवरी में आगरा का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस तथा दार्जिलिंग का 4 डिग्री सेल्सियस होता है। ऊंचाई के साथ तापमान घटता है ऊंचाई के साथ तापमान घटता है तथा विरल वायु के कारण मैदानी प्रदेशों की तुलना में पर्वतीय प्रदेश अधिक ठंडे होते हैं। अभिकथन ए तथा कारण आर दोनों सही हैं। आर एक सही व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 72 है, निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? निम्नलिखित प्रकार के ऊष्मा इंजनों में से कार्बोरेटर का प्रयोग किसमें किया जाता है? डीजल इंजन में किया जाता है, भाप इंजन में किया जाता है, या पेट्रोल इंजन में किया जाता है, या दोनों में किया जाता है? डीजल और पेट्रोल दोनों में किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग किया जाता है। कार्बोरेटर पेट्रोल इंजन में प्रयुक्त होने वाला उपकरण या अवयव है। कार्बोरेटर पेट्रोल में हवा को मिलाता है। कार्बोरेटर पेट्रोल में हवा को मिलाता है, जिससे उच्च दहन क्षमता वाला ईंधन मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण में एक विशेष अनुपात में हवा और पेट्रोल मिले होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? निम्नलिखित में से एक कौन सा सही सुमेलित है? असम दिया है गेहूं, उत्तर प्रदेश दिया है जूट, केरल दिया है रबड़ और गुजरात दिया है चाय। तो इसका सही आंसर होगा केरल रबड़ से सही सुमेलित है, बाकी तीनों गलत हैं। उत्तर प्रदेश से होगा गेहूं, ठीक है, असम से होगा जूट और भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। जूट के उत्पादन में पश्चिम बंगाल अग्रणी राज्य है। चाय के उत्पादन में अग्रणी राज्य है असम, ठीक है। तो ये चाय के उत्पादन में असम चाय में हो जाएगा। केरल रबड़ का सही है, उत्तर प्रदेश गेहूं का और गुजरात का है नहीं इसमें, ये जूट होगा पश्चिम बंगाल का, ठीक है। संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? यूसुफ बनाम बम्बई राज्य में 1954 में, या फिर गोलकनाथ वाद बनाम पंजाब राज्य में 1967 में, या चित्रलेखा बनाम मैसूर राज्य में? इसको मिलान करना, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। तो संविधान की मूल संरचना की अवधारणा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस वाद में प्रतिपादित की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की मूल संरचना की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी। संविधान की मूल संरचना का तात्पर्य संविधान में निहित उन प्रावधानों से है जो संविधान और भारतीय राजनीतिक लोकतांत्रिक आदर्शों को प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर 75 है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में हरित क्रांति का साक्षी रहा। तो कूट दिए गए हैं, कूट में से सही उत्तर चुनना है। केवल एक सही है, दोनों सही है, केवल दो सही है, या दोनों नहीं सही है। तो इसका सही आंसर आपका होगा दोनों सही है, ठीक है। इसमें कहा गया है दोनों सही है। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित हुआ है, जिसका कारण यह था कि हरित क्रांति की शुरुआत में उत्तर प्रदेश के इस क्षेत्र को चुना गया था। हरित क्रांति के प्रभाव से इस क्षेत्र का उत्पादन बढ़ा, जिससे यह अन्य क्षेत्रों की तुलना में आर्थिक रूप से समृद्ध हो गया। इसके साथ ही राज्य के अधिकांश औद्योगिक व्यवसाय भी पश्चिमी क्षेत्र में ही विकसित हुए, जिससे यह क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में वृद्धि करता रहा। क्वेश्चन नंबर 76 है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को पीछे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
DK कार्वे कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की। JED बेथुन सचिव बिडोरी मैरिज एसोसिएशन की स्थापना की, इससे संबंधित थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। BM मालाबारी कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। तो इसको सही मिलान करना है, ठीक है, सही मिलान करना है। तो DK कार्वे थे, सचिव थे बिडोरी मैरिज एसोसिएशन के, ठीक है। JED बिथुन थे, कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। BM मालाबारी बाल विवाह के विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ करना था, ठीक है। तो इसका सही आंसर ईश्वर चंद्र विद्यासागर का 4 से हो जाएगा, और बाल विवाह BM मालाबारी इसका हो जाएगा, ठीक है। और D कार्वे 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3, ठीक है। D कार्वे सचिव बिडोरी मैरिज एसोसिएशन के थे। JED बेधुन ये कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना की, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने कलकत्ता संस्कृत कॉलेज में प्राचार्य थे, ये थे। उसके बाद में BM मालाबारी बाल विवाह विरुद्ध संघर्ष प्रारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? निम्नलिखित में से कौन सा स्तनधारी अंडे देता है? कंगारू, लोरिस, एकेडीना या हैजहॉग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकीडना। एक स्तनधारी है जो अंडे देता है। अंडे देने वाले स्तनधारियों को मोनोट्रेम्स कहा जाता है। विश्व में केवल 5 स्तनधारी ऐसे हैं जो अंडे देते हैं, जिनमें 4 एकेडीना की प्रजातियां हैं तथा एक प्लेटिपस की प्रजाति है। क्वेश्चन नंबर 78 है, सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है? फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा, लेक लेंज कोशिकाओं के द्वारा, वोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा या शुष्क कोशिकाओं के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोटोवोल्टाइक कोशिकाओं के द्वारा। सोलर फोटोवोल्टिक सेल्स और सौर विकिरण सूर्य के प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित करती है। एक सोलर सेल सिलिकॉन या अन्य सामग्रियों से बना एक अर्धचालक उपकरण है जो सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है, यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। दूसरा है, भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। कूट के हिसाब से इसमें दोनों पॉइंट सही कहा गया है या केवल एक कहा गया है या दोनों एक दूसरा सही कहा गया है या दोनों गलत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों पॉइंट सही लिखा है, ठीक है। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप 2021 का आयोजन 27 मार्च से 9 अप्रैल 2022 के मध्य इटली में आयोजित किया गया था। यह पहली बार हुआ जबकि भारतीय टीम विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। फाइनल में भारत का मुकाबला पोलैंड से हुआ, जिसमें पोलैंड विजयी हुआ और भारतीय टीम को रजत पदक प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 80 है, जनसांख्यिकीय लाभांश है। जनसांख्यिकीय लाभांश है 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या, 14 से 50 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या या 0 से 6 वर्ष की जनसंख्या या 60 वर्ष से ऊपर की कार्यशील जनसंख्या। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या को क्या कहते हैं? जनसांख्यिकी लाभांश। जनसांख्यिकी लाभांश जनांकी सिद्धांत में जनसांख्यिकी लाभांश से तात्पर्य है 1559 वर्ष की कार्यशील जनसंख्या से है। इस आयु समूह की कार्यशील जनसंख्या उत्पादन में अधिकतम योगदान देती है। जिससे देश का विकास तीव्र गति से होता है
तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है। एक जनसांख्यिकी लाभांश प्राप्त करने के लिए एक देश को एक जनसांख्यिकी संक्रमण के माध्यम से जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर है 81। काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकोरम मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? कजाकिस्तान में, तजाकिस्तान में, किर्गिस्तान में या तुर्कमेनिस्तान में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। आयोग ने तो डी को सही माना है, लेकिन काराकोरम मरुस्थल मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान और कजाकिस्तान में फैला है। इसका 70% विस्तार तुर्कमेनिस्तान में है तथा इसको वहाँ तुर्कमेन काराकोरम कहा जाता है तथा इसका कुछ भाग कजाकिस्तान में भी पड़ता है, जिससे वहाँ अरल काराकोरम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी 1946 में। 22 अगस्त 1946 को, 24 अगस्त 1946 को, 23 अगस्त 1946 को या 25 अगस्त 1946 को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अगस्त 1946 को। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इस घोषणा में यह प्रावधान था कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार ग्रहण करेगी। कैबिनेट मिशन योजना के तहत 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई। इस घोषणा में यह प्रावधान था कि अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार ग्रहण करेंगी। क्वेश्चन नंबर 83 है। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में कहता है? द्वितीय शिलालेख, 12वां शिलालेख, 13वां शिलालेख या 11वां शिलालेख? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12वां शिलालेख। अशोक का 12वां शिलालेख धार्मिक संश्लेषण समन्वय के बारे में स्पष्ट प्रमाण उपलब्ध कराता है। 12वां शिलालेख में अशोक कहते हैं कि सभी संप्रदायों की सार तत्व में वृद्धि हो, क्योंकि सबका मूल संयम ही है। अशोक के द्वितीय बृहद शिलालेख में चोल, पांड्य, सत्यपुत्र एवं केरलपुत्र की चर्चा के साथ मनुष्यों एवं पशुओं की चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख है। क्वेश्चन नंबर 84। किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? किस उत्पाद को इको मार्क दिया जाता है? जिस ऑप्शन ए है जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में हो, जो आर्थिक रूप से सक्षम में हो, जो पर्यावरण से मित्रवत हो, जो मिलावट विहीन हो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन्वायरमेंट फ्रेंडली, जो पर्यावरण से मित्रवत हो। इको मार्क प्रमाणन भारतीय मानक ब्यूरो BIS द्वारा ऐसे उत्पादों को प्रदान किया जाता है जो BIS द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पारिस्थितिकी रूप से सुरक्षित है या प्रकृति में स्वैच्छिक है तथा बाजार में पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों की पहचान करने में मदद करता है। इको मार्क प्रमाणन की शुरुआत वर्ष 1991 से की गई है।